इसको बेटा देख लें। आज का ये जो टॉपिक है, चूंकि मैट्रिसेस की बारी खत्म हो गई, डिटर्मिनेंट की बारी शुरू होने वाली है, तो इसको देख लें। पता नहीं कि आपने पिछले क्लासों में डिटर्मिनेंट को किस फॉर्म में सीखा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इनको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आपसे पहला काम लोग पूछेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट, समझ आ रही है? तो इसके लिए मैंने आपके सामने डेफिनेशन रखा, अ रियल नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी मतलब ये है कि आपके पास जब डिटर्मिनेंट था मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स में आप कितने भी ऑपरेशन कर देते, न इसके ऑर्डर में तब्दीली आई, सिर्फ शेप में तब्दीली आई कि कभी जिस जगह पर नॉन जीरो था वहां पर आपने जीरो लाने की कोशिश कर, लेकिन मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल शक्ल था, समझ आ रही है, वो तब्दील हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। यानी आपके पास, मेरे कहने का मतलब है, कोई रियल नंबर नहीं आया, समझ आ रही है, लेकिन डिटर्मिनेंट में आपको रियल नंबर आएगा। तो इसी वजह से लोग आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो इनको जवाब दे दो कि डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी स्क्वीजेस टू गेट अ रियल नंबर व्हाइल डिटर्मिनेंट कैन बी स्क्वीजेस टू गेट अ रियल नंबर। हम इनको मैट्रिक्स को स्क्वीज नहीं कर सकते, ऑर्डर पे ऑर्डर आता था, आपको पता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में आपको पता है मैं क्या कराऊंगा, मैं इस तरह कराऊंगा कि एक रियल नंबर हासिल करूंगा, लेकिन डीलिंग होगी विद स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बात समझ आ रही है? 10 इससे ये बात पास हो गई विद स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, ऑफ 2/2। क्लियर है? अब जब इस तरह बुनियाद बनी, ये बुनियाद है, तो इसके बाद मैं ये करा रहा हूं कि डिटर्मिनेंट जब आपसे कोई पूछ ले, सो इट इज ए फंक्शन whose domain is the set of 2/2 matrices and whose range is the subset of real number। आपको बता रहा हूं कि DET ये आपके पास एक फंक्शन है, एक मशीन है, कोई काम करता है किस तरह, जिसका डोमेन जो हो ABCD मीन 2/2 मैट्रिसेस, और जिसका रेंज है दिस इज सबसेट ऑफ R, रियल नंबर आएगा। समझ आ रही है? अब ये किस तरह होगा, इसके लिए R लाने के लिए उसने कहा डिफाइन बाय, ये किस तरह डिफाइन है कि DET जब आप लगा ले तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज ABCD स्क्वायर मैट्रिक्स 2 वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाएगा। और जब इस तरह आपने कर दी तो बेटा इसका तरीकाकार ये होगा कि ये करें और ये करें। सो व्हाट शुड बी, दिस इज इक्वल टू AD माइनस BC, जो कि आपको पता है रियल नंबर है। दो रियल नंबरों को ज़रब दे दे, रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, और दो को सब्ट्रैक्ट करें, रियल नंबर आएगा। तो बात बस खत्म हो गई कि डिटर्मिनेंट से एक नंबर मिलेगा जो कि रियल कहलाएगा, और मैट्रिक्स से नंबर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? अब जब आपने इन चीज को पहचाना तो मैं इसको एक्सटेंड करा रहा हूं। एक्सटेंशन किस तरह है कि जब आप इनको इस तरह करा रहे हो तो फिर भी जो डिटर्मिनेंट है ये आपके पास, आप क्या करा सकते हो, इसी तरह इसमें एलिमेंट ले लें जिसमें आपके पास ये n/n मैट्रिक्स हो, समझ आ रही है, और इनसे सबसेट ऑफ R के चांसेस है। बात सही है? अब जब ये बात आ गई तो मैं अपने लिए बैठा ग्राउंड बना रहा हूं ताकि बाद में मैं आसानी के साथ कह सकूं। इसको करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो कि 2/2 को आपको पता लग गया। अब क्या कर रहा हूं, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 मैंने ले ली। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब मेरा टारगेट है कि मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूं, तो या तो बोलूंगा DET या बोलूंगा दिस थिंग, दोनों एक ही है। अब जब इस तरह कर दी तो इसके साथ मेरे पास बेटा
ये चीज हो जाएगा। आपको पता है कि वर्टिकल लाइन में ये बात चली गई। ये इसका नोटेशन है। जब ये नोटेशन मिला तो इसको बेटा एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन का ये तरीकाकार था कि आपको चाहिए कि आप इस चीज को 2/2 तक लाएं। समझ आ रही? तो इसके लिए मैं इनको खोल रहा हूं। मैंने लिखा कि A11 जब लिखा तो आप अच्छी तरह से देख लें, ये कैंसिल कर ले और ये, सो दिस इज A22, साथ A23, फिर A32 और फिर A33। समझ आ रही? ये इस वजह से बाद में आपको पता लग जाएगा कि जब आपका ये सबस्क्रिप्ट इवन आता है तो पॉजिटिव साइन का क्रिएशन होगा, और जब ये ऑड आता है तो नेगेटिव साइन का होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर A12 डाला माइनस। अब जब ये डाला तो ये दोनों कैंसिल कर लें। दिस मीन A21 और नेक्स्ट पे दिस इज A23 और फिर A31 और ये A33। और इसको देख लें, यहाँ पर आपको मिला प्लस A13 जो कि इनसे इवन आता है। 1 + 3 मीन 4। अब जब ये मिला तो ये दोनों कैंसिल कर लें। दिस मीन A21 और फिर A22 और इसके बाद A31 और में A32। आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा बाद में। ये एक मर्तबा आया था इन माई लाइफ, मैं यहाँ प्रोफेसर था, लेकिन ये पेपर में आया था, आपको बाद में बता रहा हूं। तो इसके लिए जब आपने इस तरह कर दी, मैंने यहाँ पर इसको 1 लगाया, बैठा नहीं रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत आ रही है। अब जब आप इससे पूछे तो इसको बेटा कहते हैं एक्सपेंशन बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो। बात क्लियर हो रही है? जब इसी तरह मैंने बताया तो मैं चूंकि ग्राउंड बना रहा हूं और उस क्वेश्चन की जानिब जा रहा हूं, तो मैं अगला डिफाइन कर रहा हूं माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। जब मैंने इनको देखा कि मैं माइनर डिफाइन करा रहा हूं, तो आपने इनको देखना है किस तरह। आपके पास ये मैट्रिक्स है, A = 1, कौन सा? दिस इज Aij और आपको मिला n/n। बात आपको समझ आ रही है? ये मेरे पास मिला, सवाल है, इनको कह दें ये मेरे पास है कि if A = Aij n/n। जब आपको ये मैट्रिक्स है, माइनर क्या बता रहे हैं? इफ वी डिलीट, नोट्स में मौजूद है, आप इनको अच्छी तरह से देख लें। इफ वी डिलीट इट्स ith रो इन jth कॉलम, अगर आप एक रो को और एक कॉलम को आप डिलीट कर लें तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। वी गेट अ मैट्रिक्स B किस शक्ल में? जो कि आपको से मिला Aij, लेकिन ऑर्डर आएगा n-1/n-1। एक रो खत्म हुआ और एक कॉलम खत्म हुआ, तो फिर क्या कर लें? देन द डिटर्मिनेंट ऑफ B, जो कि आपको मैं कह रहा हूं या तो इस तरह होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ B = B, तो आपको आएगा Aij। और ये मेरे पास देख लें, स्क्वायर ब्रैकेट इसमें चल गया, is called the minor of this matrix A। पहला काम क्या करना होगा? डिलीट कर लें 1 रो को और 1 कॉलम को, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा नया। अब इसका जब आप डिटर्मिनेंट ले लें तो वो माइनर कहलाएगा इस कैपिटल A का। बात समझ आ रही है? तो बाद में मैंने लिखा है नोट्स में, द माइनर ऑफ ijth एलिमेंट is denoted by Mij। The minor of ijth element is denoted by Mij। अब मैं इसकी जानिब आ रहा हूं। मुझे कोई कहता है इस मैट्रिक्स को ले लें कि माइनर ऑफ व्हाट? A11 मालूम करो, जिसको I और J में दोनों 1-1 बोल रहे हैं,
कि माइनर आप A11 जब आप मालूम करें तो यहां पर देख लो, इसी में देखना होगा, ये कैंसिल कर ले और ये कैंसिल कर ले, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और फिर जब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो माइनर कहलाएगा इसका। तो यहां से देख लें, मेरे पास ये मिला कि मैं लगा लूं A22, A23, A32 और A33, ये मेरे पास माइनर ऑफ A11 है, जिसको मैं बोल रहा हूं कौन सा, M11। बात क्लियर हो रही? अब जब इस तरह मिला, नेक्स्ट में करा रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं इसका, ये इंग्लिश के अल्फाज है, इंग्लिश के अल्फाज जिसको आप डिस्क्रिप्शन बोल रहे हो, माइनर ऑफ A11, तो मसावी मैंने लिखा यहां पर इज M11। जब आप M11 लिख लें तो इसका ट्रांसलेशन है माइनर ऑफ A11। तो नेक्स्ट देख लें, माइनर ऑफ A12, चले मैंने लिखा M12, इसका मतलब इज इक्वल टू है। अब देख लें, ये और ये कैंसिल कर लें, आपको ये वाला मिल जाएगा A21, A23, A31 और A32। बात क्लियर है? फिर नेक्स्ट पे देख लें कि माइनर ऑफ व्हाट, A13, जो कि M13 के नाम से याद किया जाता है। तो जब मैंने देखा तो A21 और फिर A22, इसी तरह A31 और फिर A32। बात क्लियर है? अब जब बेटा इस तरह आ गई, इसका भी आप करा सकते हो, इसका भी करा सकते हो, लेकिन मैं अपना मकसद निकाल रहा हूं। तमाम एलिमेंट का आप करा सकते हो, वहां पर उंगलियां रख लो, इधर चले और इधर चले, जो चीज बच गया इनको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखो, which will be called the minor। अब क्या हारे, मैं इसकी जाने वाला हूं। सो फ्रॉम 1 को बेटा देख लें, मेरे पास निकल आएगा कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देख लो, A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 एंड दिस इज A13 इंटू M13। इस जगह पर मैंने बेटा M11 डाला, इस जगह पर मैंने M12 डाला और यहां पर M13 डाला। अब आपको लोग कहेंगे कि इसका क्या नाम है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर। बात क्लियर हो रही है? अब क्या कर रहा हूं, जब मैंने इनको देखा तो इसको मैंने 2 का नाम रखा, ग्राउंड बना रहा हूं, जो क्वेश्चन आया था। लड़के परेशान थे, मैंने इनको बताया कि आर्टिकल में सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप इनको नहीं देख रहे हो। तो इसी वजह से मैं जब नोट्स बना रहा था, वो क्वेश्चन मेरे जहन में था, तो इसी तरतीब से बनाया। अब फिर आ जाए तो यहां पर डेफिनेशन आता है कोफैक्टर। समझ आ रही है? जो कोफैक्टर डिफाइन किया गया है, इसी के लिए देख लें कि आपका ये मैट्रिक्स से Aij और आपको पता है MIN। क्लियर है? द कोफैक्टर of what? The cofactor of Aij is what? Denoted by capital Aij। बात समझ आ रही है? और इसको मैं बोलूंगा -1 I plus j Mij। के कोफैक्टर जब मैं निकाल रहा हूं तो -1 I plus j Mij। अब आपसे लोग पूछेंगे कि कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क है, इनको बताएं कि द कोफैक्टर इज द साइन कह रहा हूं, प्लस माइनस इज द साइन वैल्यू ऑफ द माइनर अकॉर्डिंग टू I plus j इज इवन और R। अगर I plus j इवन है तो आप देख लें आपके पास पॉजिटिव आया। बात समझ आ रही है? जिसको मैंने आपके सामने Mij, तो M11 कोइंसाइड विद A11, यहां पर -1 + 1 मीन स्क्वायर। ठीक है बात। अब मैं दूसरे को देख रहा हूं A12,
तो माइनर में यहां पर माइनस है, लेकिन देख ले कि मैं A12 जब निकाल रहा हूं तो -1 1 + 2 = 3, तो आपको यहां पर मिल जाएगा -1/2। तो इसी वजह से ये बात बताई, इज द साइन वैल्यू ऑफ द माइनर, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू I + J। यानी कोफैक्टर और माइनर में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि कभी माइनर नेगेटिव आता है कोफैक्टर, कभी पॉजिटिव आता है, और माइनर में ये निशानी नहीं है, ये सारे हम निकाल रहे हैं। ठीक है बात। तो इसको डेफिनेशन को देख के मैं क्या कर रहा हूं, वी कैन राइट नंबर 2 एज 2 को देख लें कि A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यह मेरे पास A11 है, इसकी जगह मैंने बेटा ये लगाया, these two coincide, M11 coincide with A11। यहां पर देख लें मैंने +A12 लगाया, लेकिन ये जो माइनस मैंने रखा है ये इनके साथ मैंने लगाया, -M12 बराबर है कौन सा, A12 का, तो यहां पर मैंने +A12 डाला, नेगेटिव साइन खत्म हुआ, और इसके बाद ये चूंकि ऑलरेडी इवन है तो ये A13 के साथ कोइंसाइड है। बात समझ आ रही है? मैं जा रहा हूं, बिल्कुल चक्का लगाने की पोजीशन में हूं, जो पेपर में क्वेश्चन आया था। तो इसको करने के लिए ये मैंने कौन सा मैट्रिक्स लिया, 3/3। समझ आ रही है? तो आपके पास ये मिला। तो मैंने नोट्स में इसी वजह से लिखा है कि if we extend this matrix up to n/n, up to what, n/n, then मेरे पास मिला कि A determinant is equal to A11 into A11, A12 into A12, A13 into A13, और प्लस कर ले A1n into A1n। तरतीब बनाया बेटा। अब जब ये बनाया तो इसको मैं कहूंगा एक्सपेंशन ऑफ A इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफैक्टर। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया कि इफ A इज n/n मैट्रिक्स, इसका शक्ल ये बनाया था स्मॉल aij एंड दिस इज n/n। तो वो कह रहे थे शो दैट, बात समझ आ रही है? तो जब शो कराना है तो आप n/n अगर आप ले लें तो पहला इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या जवाब देंगे, टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट वी फर्स्ट टेक 3/3, और जब आप 3/3 ले लें आपको ये मिल जाएगा, फिर माइनर डिफाइन करेंगे ये मिल जाएगा, और फिर कोफैक्टर डिफाइन करेंगे आपको ये मिल जाएगा, तो फिर बाद में लिखे एक्सटेंशन, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बात समझ आ रही है? तो इसके पहचान का आसान तरीका कि जब भी आपको कोई कह दे कि इनको खोल दो, तो आसान मेथड देख लें, द सम SUM कह रहा हूं, जमा कह रहा हूं, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर। अगर आपसे कोई पूछ ले, जिस तरह मैंने भी इंटरव्यू में पूछा था एक बंदे से कि डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, मुझे अल्फाज में बताओ। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर। और अगर आपके पास यहां पर A11 है और कोफैक्टर मिला आपको A12 या A21 या कुछ और, तो इसको कह दें दिस इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह शक्ल आपने नहीं देखा तो फिर इसका नाम रख ले कि डिटरमिनेंट की कीमत 0 के बराबर है। बात क्लियर हो रही है? ये बेटा मैंने R1 पर कर दी। सिमिलरली A determinant is equal to A11 into A11, A21 into A21, और इस बात को जारी रखें AN1 into AN1। This is called
expansion of A by first column using cofactor. बात आपको समझ आ रही है? जब आपने इन चीजों को सुना तो बेटा देख लें आसानी के साथ आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं। लंबे लंबे क्वेश्चनों को 1 सेकंड में हल करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज कानून नहीं था तो फिर डिटरमिनेंट का हल करना मुश्किल है। समझ आ रही है? तो इसी वजह से मैंने जब इन चीज को देखा तो मैं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं आसानी के साथ पहुंच जाऊं। कौन सा? मेन डायगोनल के जरिए हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मेन डायगोनल पर तो आपको मैंने बताया है, आप ये बात आ रही है कि जब भी आपको याद रख लें, आपको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिला। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, अपर ट्रायंगुलर, तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। आप इस तरह नहीं करेंगे एक्सपेंड बाय R1 एक्सपेंड बाय R2, लंबा चौड़ा दास्तान नहीं। जब भी आपने इसका शक्ल अपर ट्रायंगुलर में देखा तो क्या कर लें, ए डिटरमिनेंट लिख लो और डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना बात? तो मैं प्रॉपर्टी की जाने आ रहा हूं ताकि बाद में आपको बता सकूं। पहला लिख लें प्रॉपर्टीज। आपसे लोग पूछेगा कि पहला प्रॉपर्टी क्या है। नोट्स में मैंने लिखा है कि डिटरमिनेंट सारे नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन सुन लो। डिटरमिनेंट वेनिशेस इफ वन रो ऑब्लिक वन कॉलम कंसिस्ट ऑफ जीरोस। अगर आपका एक रो या एक कॉलम जीरो के बराबर है, समझ आ रही है, तमाम जीरो से, तो फिर डिटरमिनेंट की कीमत जीरो होगी। वैनिश का मतलब खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से देख लें एग्जाम्पल, यह मेरे पास बेटा मौजूद है और ये डिटरमिनेंट है। मैंने कहा कि ए डिटरमिनेंट जब मैं इसी तरह कर लूं 0 0 और इसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 और A33 मैंने कर ली। जब बेटा ये मिला तो ऊपर में ग्राउंड अपने लिए तैयार रखा है। समझ आ रही है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू A11 A12 A13 है। आपको बात समझ आ रही है? जब आप A11 A12 और A13 की कीमत रख लें, आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तो नेक्स्ट आप चलें नंबर 2। नंबर 2 कह रहा है, सुन लो, कि साइन ऑफ ए डिटरमिनेंट चेंजेस इफ वन रो या टू रोज ऑब्लिक टू कॉलम आर इंटरचेंज। मैट्रिक्स में तो ये बात नहीं थी। मैट्रिक्स में आप लफ्ज लिख देते रो इक्विवेलेंट टू, यानी एग्जैक्ट बराबर नहीं है। डिटरमिनेंट तो एग्जैक्ट की बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप दो रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो बेटा सामने साइन चेंज करो। और वो देख लें एग्जांपल, छोटा ले रहा हूं कि मैंने ये ले ली और जनरल नहीं ले रहा हूं, जनरल में आपको तकलीफ होगी। स्पेसिफिक ले रहा हूं ताकि आप इनको देख सकें। मैंने ये ले ली 135 और 76, ठीक है। जब मैंने ये कर दी तो 6 - 15 मीन -9, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाई बार, अप्लाई R12 इंटरचेंज करो। तो यहां से मेरा नया मैट्रिक्स मैट्रिक्स B, डिटरमिनेंट B 5 6 और 1 3। तो क्या बात आ गई, दिस इज इक्वल टू 15 - 6 जो कि +9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली जब भी आप चेन लगाते हो
तो नेगेटिव साइन आपको रखना पड़ेगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। बात क्लियर है? तो थर्ड पर बेटा आ जाएंगे। थर्ड मेरे पास है कि डिटरमिनेंट वेनिशेस if 2 rows oblique 2 columns are identical। अगर 2 रोज और 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, 2 रोज या 2 कॉलम, तो फिर डिटरमिनेंट की कीमत 0 होगी। वो क्यों? आप इसको देख लें, मैं टाइम बचा रहा हूं, ये मेरे पास डिटरमिनेंट है, समझ आ रही है? और इसका कीमत आपको पता है कि ये चीज है, ये इसका कीमत है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इंटरचेंज करो बाय व्हाट? बाय अप्लाइंग R12। तो मुझे देख लो, इसकी बजाय मैं ऐसा दे रहा हूं कि मैंने A11, A12 और A13 कर, आपने कहा 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे लेंगे, तो मैंने जब R12 कर दी तो उसने ये जगह ले ली और उसने ये जगह ले ली, आपको नजर नहीं आया, लेकिन मैंने बेटा चेंज लगाई R12, समझ आ रही है? जब R12 लगाई तो मुझे देख लो, पहले से बना दिस इज इक्वल टू 1, देख लो ऊपर माइनस आया ना, और मैंने वो अल्फाज लिखे जो कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन डाला ड्यू टू प्रॉपर्टी 2। अब उसने ये जगह ले ली और उसने ये जगह ले ली, तो नेगेटिव तो लग गया लेकिन डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं माइनस ए डिटरमिनेंट। पहला ए डिटरमिनेंट था, जब मैंने चेंज लगाया तो माइनस आया और डिटरमिनेंट तो वही आया, तो इनको इधर कर दे तो 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। 8 हुआ, अब 2 0 नहीं हो सकता, तो a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 बिकॉज 2 डज नॉट। बात क्लियर है? अब नंबर 4 पर आ जाए, वो कह रहे हैं if a is the determinant then k is the determinant by multiplying only 1 row oblique 1 column। करो सब। अभी तक यहां तक आप क्या कर रहे थे कि जब भी A मैट्रिक्स था और आप 2a लगा देते तो 2a का मतलब था सारे के साथ जरा, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में वो कह रहे हैं कि जब आपने 2 लगाया तो जिस रो में आपका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करो, बकाया को नहीं। समझ आ रही है? और रिजल्ट आपका के टाइम बन जाएगा। तो देख लें, मेरे पास ए डिटरमिनेंट मौजूद है, कौन सा? कि मैं ये करा रहा हूं कि दिस इज A11, A12, A21, A22। मैंने इसका कीमत निकाला A11, A22 माइनस A12 इंटू A21। आपको बात समझ आ रही है? जब ये चीज आया तो आपने कहा कि मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होगा? देख लें, के ए डिटरमिनेंट, जब आप इसको के से जरा दे दो तो एक नया डिटरमिनेंट आ जाएगा, देख लो ऊपर, के A11, के A12, और ये अपनी जगह आपने सिर्फ R1 को जरा दे, रिजल्ट तमाम पर असर पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट का कमाल है। तो देख ले ऊपर क्या आई कि के A11 इंटू A22 माइनस के A12 इंटू A21, के बेटा बाहर कर लें तो आपको ये चीज मिला। बात आपको समझ नहीं आ रही? यानी आपने सिर्फ एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कराना है, रिजल्ट पर सारा असर होगा। ये मैं कह रहा हूं, आपके पास ये डिटरमिनेंट है, आप किसी रो को जरा दे रहे हैं R1 बाई के, तो एक नया मैट्रिक्स आया जिसका नाम मैंने डिटरमिनेंट आया जिसका नाम मैंने बी डिटरमिनेंट रखा, इसकी शक्ल तब्दील हुई।
जब मैंने इसको खोला तो दिस इज के कॉमन करें, के टाइम ऑफ दिस आया, और के टाइम जब ऑफ दिस आया तो इसका नाम ए डिटर्मिनेंट है, तो वो मैंने लिखा। प्रैक्टिकल दे, मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है 1 3 4 5, तो इनसे बेटा आया 5 - 12 जो कि -7 है। अब मुझे देखो, मैं कह रहा हूं कि अप्लाई द 2R1, अप्लाई द 2R1, तो यहां से मिला एक नया डिटर्मिनेंट बी जिसको 2 6 और 4 5 के नाम से याद किया जाता है। तो देख ले बेटा ऊपर, दिस मीन 10 - 20 -24, तो क्या बात आ गई, दिस मीन -14, जो कि मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ -7। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट पे चलें, तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? 4, वो 5 भी दे दो। 5 मेरे पास है बेटा, सुन लो कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड if we add k time one row with another row। मैंने ये अल्फाज बताए आपको, हालांकि मैट्रिक्स में आप अक्सर करते हैं R1 + 2R2। मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट की कीमत तब्दील नहीं होगी अगर आप k टाइम वन रो को यानी 2R2 को R1 के साथ ऐड करें। समझ आ रही है? इसको देख ले, मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है, चले मैंने ये डिटर्मिनेंट निकाला, मौजूद है। अब मैं कर रहा हूं अप्लाई व्हाट, अप्लाई कौन सा? R1 + 2R2। इफ वी एड का मतलब ये k टाइम वन रो विद अनदर रो। इंग्लिश के अल्फाज कितने मुश्किल है, डिस्क्रिप्शन जब मैं बोल रहा हूं, और मैथमेटिशियन ने कितना आसान बनाया है कि R1 + 2R2 करो, R1 में चेंज आएगा। और यहां पर हम बोल रहे हैं इफ वी एड k टाइम वन रो विद अनदर रो। मेरी जुबान तो थक गई इस अल्फाज से, लेकिन मैथमेटिक्स ने आसान बनाया। अब आप देख लें, मेरे पास नया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आएगा, जिसको देख लें यहां पे R2 2 4 8, और यहां से 9 मिला, फिर 2 5 10, यहां से 13 आया, और ये अपनी जगह है। वो कह रहे हैं कि वैल्यू पर कुछ असर नहीं होगा, अनचेंज में लफ्ज मैंने लिखा, इसका कीमत -7 आया है, तो इसका देख लें, दिस मीन 45 - 52, फिर भी -7। मैट्रिक्स में तो चेंज आया, लेकिन डिटर्मिनेंट ने कहा कि अगर आप इस तरह कर रहे हो तो वैल्यू का कीमत एक जैसा होगा। तो फिर नेक्स्ट चलें छठे, एडिशन किस तरह डिफाइन है? मैट्रिक्स में बेटा एडिशन डिफाइन था कि तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जमा करो, जो 2 का पोजीशन है फर्स्ट पे, तो दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन के साथ ऐड करो। लेकिन डिटर्मिनेंट आपको बता रहे हैं कि अगर सारे एलिमेंट डिफरेंट है तो बस इनको स्प्लिट करो, 2 में चलाओ, और अगर इनमें से एक में कॉमन एलिमेंट दूसरे में मौजूद है तो कॉमन को छोड़ दो और डिफरेंट को ऐड करो। देखो मेरे पास है, स्पेसिफिक ले लूं, जनरल ले लूं, तो जनरल को देख ले, मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है A11 + B11, या इसी तरह ले रहा हूं A11, फिर मैंने लिखा A12, A21 और A22, और दूसरा डिटर्मिनेंट लिया, दिस इज B11, B12, और ये आपका B21, फिर B22, ये 2 मैंने ले लिए। दोनों डिफरेंट है, कॉलम वाइज भी डिफरेंट है, रो वाइज भी डिफरेंट है, तो इसका बेटा एडिशन इस तरह होगा करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की तरह। तो दिस इज A11 + B11, दिस इज A12 और + B12, और इसके बाद
दिस इज A21 और फिर प्लस B21 और ये A22 और प्लस B22 मैंने ये कर, ठीक है। लेकिन दूसरा मिसाल देख लें कि मैंने बिल्कुल वही A11 और A12 लिया और ये A21 और ये A22 लिया, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने A11 और A21 बरकरार रखा, ये B12 और B22 लिया, ये भी दो है। तो इसका एडिशन इस तरह डिफाइन है कि आप क्या करेंगे, ये दो कॉलम एक जैसे हैं तो इनको एडिशन मत करो, लेकिन ये A21 है और यहां पर जो डिफरेंट है तो ये कर लें A12 प्लस B12 और ये A22 प्लस B22 करो, रिजल्ट पर कुछ असर नहीं होगा। अगर आप इनका रिजल्ट निकाल लें और इनका निकाल लें और फिर इनको खोल दें, एक जैसा आएगा। कॉमन पोर्शन छोड़ देंगे और जो डिफरेंट पोर्शन है इनको ऐड करेंगे, फिर साथ में मिले कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमेशा के लिए याद रख लो इसका डिटरमिनेंट 1 होगा, जिस तरह आप कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। समझ आ रही है ना? आपके पास से मैंने आई को कहा कि आई इज इक्वल टू व्हाट 1001 सैंपल 2/2, तो आप इसका डिटरमिनेंट जब आप देख लें so this is 1001 खोल दे 1 minus 0 mean 1, जो भी आर्डर है 3/3 ले लो, 4/4 ले लो, n by n ले लो, तमाम का वैल्यू एक जैसा होगा जो कि 1 है। तो अक्सर लोग आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, ये भी क्वेश्चन है कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? आर्डर के बारे में वो मेंशन नहीं करेगा, इसको जवाब दे दे 1, ठीक है बात। तो इसके बाद चले जाएं जो कि छठा आठवां प्रॉपर्टी है, कौन सा? वो ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है और इसका आप ट्रांसपोज ले लें, पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन वैल्यू वाइज वो बराबर होगा। आप देख ले ऊपर मैंने इसका कीमत -7 रखा, आप इसका ट्रांसपोज ले ले तो बन जाएगा नया जो कि B आएगा और इसको मैं बोलूंगा 14 और 35, जो कि फिर भी आपको 5 - 7 5 - 12 जो कि -7 आता है। यस सर, बात क्लियर है? अब आखिर में जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट AB दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B। बेटा याद रखो, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा और आपको बताएगा, आपके दिमाग को वो चेक करेगा ब्रेन वाइज कि आपके पास एक बड़ा मैट्रिक्स हो जाता है, समझ आ रही है? जिसका डिटरमिनेंट वो खुद कीमत निकालेगा और दूसरा एक बड़ा मैट्रिक्स हो देगा, समझ आ रही है? बड़ा, और इसका कीमत वो खुद निकालता है, इसका कीमत देता है, आपसे कहता है कि फाइंड डिटरमिनेंट AB। नमूंगे चल को हम कहते हैं कि पहला AB मालूम करो, रोज इनटू द कॉलम, तो ज्यादा वक्त इस पर सर्फ होगा और शायद आपसे गलती भी हो जाए, समझ आ रही है? फिर बाद में डिटरमिनेंट लेंगे, मुश्किलात है, तो आप इसको देख लें। जब आपसे ये मांगता है तो इसका कीमत देखो, से उसने 4 दिया है और B का कीमत 5 दिया है, तो डिटरमिनेंट AB का कीमत सिंपल 20, नो हेडेक। बात क्लियर है? इसी वजह से मैंने नोट्स में एग्जाम्पल रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं कि A का कीमत रखा है तो डिटरमिनेंट A निकालना बेटा आसान होता है, B का कीमत रखा है, नहीं आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो
आम कॉमन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, आसान काम है। और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकाल दें, लेकिन जब वो ए बी डिटर्मिनेंट के बारे में कह दें तो वो मत निकालो, बस कीमतें रख लें। आपकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने इस तरह कर दिया है कि इन दोनों का कीमत से 20 आता है, फिर बाद में मैंने ए बी मालूम कर दिया है, और जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इनसे भी 20 आता है। खुद चेक करें। बेटा मैंने तो ये नहीं कहा है, इसके बारे में देखना कि ये पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कानून ये है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड। अगर ये काम होता है तो बात ठीक है, और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इसको ये लिखना नामुमकिन है। जब पहला मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो डिटर्मिनेंट किससे आई? डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स से आती है। समझ आ रही है ना? जब आपके पास ए बी मैट्रिक्स आता नहीं है तो डिटर्मिनेंट कहां से निकालेंगे? समझ आ रही है? तो ये मैंने आपके लिए नोट्स में रखे हैं प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को बेटा इस्तेमाल करके विद नो टाइम आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो पहला वो डिटर्मिनेंट आपको देगा, वो आपके मैंने बताया ब्रेन को चेक कर रहा है कि क्या वो प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रही है। जब आपके पास कानून है कि कानून ये है कि सुबह सवेरे उठना है और आपका क्लास 11 बजे को है, समझ आ रही है, और आप 11 बजे की बजाय 2 बजे आते हैं जिस तरह ये कह रहा है, तो क्या ये फिर पॉसिबल है? 2 बजे पर मैं नहीं होऊंगा। तो इसी वजह से कानून को बेटा फॉलो करना होगा कि अगर ए बी डिफाइन है तो फिर इस तरह हो सकता है। ठीक है बात? मैं देखता हूं कि इसमें ये -1 3 3 2 और इसके बाद 1 -1 फिर 2 1। उसने मुझे कहा फाइंड डिटर्मिनेंट ए बाय रो ऑपरेशन, और बाद में मैंने अगले पेज पर लिखा है एक्सप्रेस ए इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एंड फाइंड द डिटर्मिनेंट। समझ आ रही है? तो बेटा देख लें, जब भी मैं इनको करा रहा हूं तो मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं इसको वर्टिकल लाइन में चेंज करूं। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, वर्टिकल लाइन असेंबल है। अब जब मैंने इस तरह कर दी तो यहां पर काम आसान था मैट्रिक्स में, यहां पर ऑपरेशन अप्लाई कर देते, लेकिन अब यहां पर नहीं होगा क्योंकि इक्वलिटी साइन है। तो इसको करने के लिए जब भी आप इनको खोलते हैं बता दें, यह खोलना इंतहाई मुश्किल है। अगर आप कह रहे हैं कि R1 पे कर लो तो एक में लगाऊंगा, ये 3/3 लगाऊंगा। समझ आ रही है? इस तरह यहां पर भी 3/3, फिर यहां पर भी 3/3, फिर इन पर दरमियानी ब्रैकेट डाल के क्या कराऊंगा, इस पर खोलूंगा, शायद हो सके आपसे गलती। तो इस गलती को खत्म करने के लिए मैथमेटिशियन कह रहा है कि या तो फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को सिंप्लीफाइड करो इन ऑर्डर टू गेट 0 0। बात समझ आ रही है? तो बेटा मैंने इनको देखा, ये ठीक है, ये 0 है, ये 0 लाइन और ये 0 लाइन। जब मेरे पास इस तरह करा रहा हूं, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कौन सा? कि यहां पर मैं ऑपरेशन यूज करूं कि R2 R3 प्लस R1 और R4 माइनस R1। जब मैंने देखा तो 1 - 1 0 1,
मैंने इसको देखा 0 1 2 4 और इसी तरह -1 3 3 7 नहीं। जब मैं इनको करा रहा हूं तो इसको देख लें, दिस मीन 0। नेक्स्ट पे देख लें, दिस मीन 2, फिर 3 और इसके बाद 3, फिर देख लें, दिस मीन 0, यहां से 0, यहां से आपके सामने 2 और यहां से आपके सामने मजीद 2। ये माइनस आता है, ये 0 आता है। अब जब आपने इनको देखा तो कम से कम ये कॉलम सिंप्लीफाइड हुआ। तो यहां पर आप लिख लें एक्सपेंड बाय C1। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 डॉट, देख लो ये और ये कैंसिल कर लें, 1 2 4 2 3 3 और 0 2 0। बकाया देख लें, +0 +0 +0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट 0 आता है। लिहाजा डिटर्मिनेंट अगर आप लगा लें मल्टीप्लाइड होगा, यहां से 0 मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, -0 +0 इस तरह चले। ठीक है बात, इसका एक कमाल हुआ। अब आपको इसकी जरूरत पड़ रही है तो बेटा देख लें, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड है। जब ये सिंप्लीफाइड है तो मजीद ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस मैंने ये लगाया तो दिस इज -2, एक्सपेंड बाय R3, एक्सपेंड बाय R3। तो ये और ये कैंसिल कर दो, कौन सा बचा? 1 4 और फिर 2 3। ये देख ले, आपको ये मिला और ये मिला। तो मैंने जब इनको देखा तो दिस इज -2, दिस इज 3 -8, जो कि आपको मिल जाता है -2 × -5 मीन 10। तो A डिटर्मिनेंट की कीमत, ठीक है। अब मैं एग्जामिनर ने मुझे मजबूर कर दिया कि एक्सप्रेस दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग अपर ट्रायंगुलर क्राइटेरिया। तो इसके लिए देख लें, ये फिर हासिल नहीं करना क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं होता। तो इसके लिए मैं यहां पर बैठा ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, कौन सा? ये ठीक है, लेकिन इन दोनों ने प्रॉब्लम पैदा कर दिया। सो दिस इज R3 + R1 और फिर R4 - R1, ये कर दिया। तो 1 - 1 0 1 0 1 2 7 4 और ये 0। इसके बाद क्या करूं? ये 2 फिर 3 फिर 3, ये 0 ये 0 ये 0। बात आपको समझ आ रही है? तो फिर बेटा देख ले, मैं खोलना नहीं है क्योंकि मैंने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0। अब बेटा देख लें, ये डायगोनल है तो ये 0 होना चाहिए। इसको किस तरह 0 करूं? बाय मेकिंग दिस, क्या मेरे पास हो जाए कि R2 -2 R3। तो यहां पर देख लो 1 - 1 0 1, फिर क्या बात? 0 1 2 4 और 0 0, दिस इज 3 - 1 और नेक्स्ट पे कौन सा चीज आया? 3 - 12 जो कि -8 हुआ, नहीं -9, ठीक है। और ये देख लें, आपको मिला 0 0 2 और फिर 0। अब बेटा इसने प्रॉब्लम पैदा कर, क्योंकि मैं यहां पर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, कौन सा? कि R4 + 2 R3। तो यहां पर देख लो 1 - 1 0 1 0 1 2 4 0 0 और इसी तरह -1 -8 और ये देख लें 0 0, फिर क्या बात? दिस 0। और ये क्या चीज आया? -5, ठीक है। तो आपको 10 मिला, -10। अब आप बेटा देख लें,
डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 0 आ गए, तो यहां पर लिख लो अपर ट्रायंगुलर। जब ये अपर ट्रायंगुलर है तो आपको बता रहा हूं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जो यहीं से आ रहा, ए डिटर्मिनेंट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 1 डॉट 1 डॉट माइनस इज इक्वल टू 10। क्लियर है बात? जब इस तरह बात आ गई तो मैंने आपको अपनी मर्जी पर छोड़ा। अगर आपको ये तरीका ठीक है कर लें, और अगर आप मैट्रिक्स के साथ आदी हैं तो तमाम मैट्रिक्स हासिल कर लो और इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 होया, लेकिन 1 अपने ऑपरेशन के लिए आपको करना होगा, बकाया प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। बात समझ आ रही है? ये मैं कह रहा हूं ना, मैंने एक एलान फॉर्म नहीं कहा, मैंने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कहा, और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ये शर्त है कि डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट होंगे और इसके नीचे तमाम जीरो होंगे, तो बात ठीक है।